जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन बिहार से शुरुआत करते हैं। जी, तो जब हम प्राचीन बिहार की बात करते हैं तो हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या हैं? सबसे पहले तो पुरातात्विक स्रोत ही आते हैं। हाँ, मतलब खुदाई से मिली चीजें। तो बिहार में ये पाषाणकालीन स्थल कहाँ-कहाँ मिले हैं? देखिए, सबसे पुराने स्थलों में से एक है मुंगेर। अच्छा, मुंगेर। हाँ, वहां हमें पुरापाषाणकालीन मतलब पेलियोलिथिक और मध्य पाषाणकालीन मेसोलिथिक दोनों दौर के औजार मिले हैं। मतलब बहुत ही पुराने खुरदुरे पत्थर के औजार। बिल्कुल। उसके बाद जब हम नवपाषाणकाल यानी नियोलिथिक एज में आते हैं तो बिहार में कई महत्वपूर्ण जगह मिलती हैं। जैसे कि? सबसे प्रमुख है चिरांद, जो सारण जिले में है। यहाँ से नवपाषाण और ताम्रपाषाण मतलब चालकुलिथिक दोनों कालों के औजार मिले हैं। चिरांद के अलावा भी और जगह है? हाँ बिल्कुल। वैशाली जिले में चेचर है, पटना में मनेर है और रोहतास में सोनुआ या सुतवार। इन सभी जगहों से हमें नवपाषाण और ताम्रपाषाण कालीन औजार मिलते हैं। तो मतलब उस समय तक एक अच्छी खासी विकसित सभ्यता यहाँ बस चुकी थी। एक तरह से कह सकते हैं बस्तियां बस रही थीं। इसके बाद आता है वैदिक काल। हाँ, वैदिक काल। जब आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता का विस्तार हो रहा था, तो क्या ये विस्तार बिहार तक था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, जो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसका विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। अच्छा, तो वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे थे शुरू में? नहीं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ और वो गंडक नदी के तट तक पहुंचे। गंडक को तब सदानीरा कहते थे। और इसका जिक्र हमें साहित्यिक ग्रंथों में मिलता होगा? जी, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की पहली चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। विदेह, जो आज का तिरहुत मिथिला क्षेत्र है ना? बिल्कुल, लेकिन ऋग्वेद में बिहार को कीकट और यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा गया है। कीकट? ये तो कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं लगता। नहीं, वाराह पुराण में तो कीकट को अपवित्र प्रदेश तक कहा गया है। मतलब ये कि आर्य उन्हें अपने से अलग समझते थे। हाँ, वो वैदिक रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। अब इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण दौर, महाजनपद काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जी, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। और इन 16 महाजनपदों में से 3 तो बिहार में ही थे। 3, मगध, अंग और वज्जी। चलिए वज्जी से शुरू करते हैं। सुना ये गणतंत्र था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इसका मुख्यालय वैशाली में था और ये असल में 8 राज्यों का एक संघ था, जिसे अट्ठकुल कहते थे। 8 राज्यों का संघ? हाँ, और इसमें सबसे शक्तिशाली थे लिच्छवी। इसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। कमाल है। और दूसरा महाजनपद? अंग, चंपा। चंपा, जिसका प्राचीन नाम मालिनी था। बिल्कुल। इसका अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त, लेकिन अंग ज्यादा समय तक आजाद नहीं रह पाया। उसे मगध ने मिला लिया होगा। हाँ, मगध के शासक बिंबिसार ने अंग को हराकर मगध में मिला लिया और यहीं से मगध के विस्तार की कहानी शुरू होती है। और फिर तीसरा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। जी, मगध, आज का पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र। इसकी पहली राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। एक तरह से नेचुरल किला। बिल्कुल। और मगध का सबसे पहला उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो यहीं से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है और यहाँ कई राजवंश आते हैं। हाँ, और इन राजवंशों का क्रम याद रखने के लिए एक बहुत मशहूर ट्रिक है। हसीन माशूक सा। जी, ह से हर्यक वंश, शी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश। तो आज हम सबसे पहले वंश यानी हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसका एक और नाम भी है, पितृहंता वंश। क्योंकि इसमें राजा अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते थे। लेकिन शुरुआत तो एक बहुत काबिल शासक बिंबिसार से हुई। जी, बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक। उसने राजगृह को राजधानी बनाया। उसका एक उपनाम था श्रेणिक। श्रेणिक, इसका क्या मतलब है? श्रेणिक का मतलब है सेना रखने वाला। वो शायद पहला भारतीय राजा था जिसने एक स्थायी सेना रखी। और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध से पहले वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल किया है ना? वो उसकी सबसे बड़ी कूटनीति थी। उसने 3 महत्वपूर्ण शादियां की। पहली कौशल देवी से, जो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। और इस शादी से उन्हें दहेज में काशी मिला। जी, पूरा काशी, जो उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था।
इससे मगध की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। और दूसरी शादी? दूसरी शादी चेलना से, जो वैशाली के चेटक की पुत्री थी। इस शादी से उसने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। वज्जी संघ से दोस्ती हो गई। बहुत बढ़िया। और तीसरी शादी क्षेमा से, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। तो मतलब 3 तरफ से उसने रिश्तेदारी करके अपने राज्य को सुरक्षित कर लिया। ये तो युद्ध से कहीं ज्यादा कारगर नीति थी। बिल्कुल। और यही नहीं, उसने कूटनीति का भी सहारा लिया। अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। हाँ, उन्हें पांडु रोग या पीलिया हुआ था। जी। और जब जीवक ने उन्हें ठीक कर दिया तो अवंती जैसा शक्तिशाली राज्य भी मगध का मित्र बन गया। लेकिन ऐसे काबिल शासक का अंत बहुत दुखद हुआ। हाँ, उसके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी। और यहीं से इस वंश पर पितृहंता का ठप्पा लग गया। तो बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। इसका उपनाम था कुणिक। और पितृहंता तो वो कहलाया ही, उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। विस्तार की नीति को तो बढ़ाया, पर उसका तरीका ज्यादा आक्रामक था। उसने वज्जी संघ यानी वैशाली पर हमला किया। लेकिन वैशाली को जीतना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, वो तो एक संघ था। बहुत मुश्किल। सालों तक युद्ध चला। आखिरकार उसने अपने मंत्री वत्सकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डाली। अच्छा, मतलब डिवाइड एंड रूल। हाँ, और जब संघ अंदर से कमजोर हो गया तब हमला करके उसे जीत लिया। मैंने सुना है इस युद्ध में उसने कुछ नए तरह के हथियार इस्तेमाल किए थे। जी, 2 बहुत ही खतरनाक हथियार, रथमूसल और महाशिलाकंटक। ये क्या थे? रथमूसल एक तरह का रथ था जिसमें गदा लगी होती थी, और महाशिलाकंटक एक बड़ा सा पत्थर फेंकने वाला यंत्र था, एक कैटापुल्ट जैसा। मतलब उस समय की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी मगध आगे था। सबसे आगे था। और अजातशत्रु के ही समय में एक और बहुत बड़ी घटना हुई। क्या? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। अच्छा, तो बौद्ध धर्म के इतिहास में भी उसका बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। लेकिन उसका अंत भी अपने पिता की तरह ही हुआ। उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, उसके बेटे उदयन ने। तो वंश की परंपरा जारी रही। अब आया उदयन 460 ईसा पूर्व में। जी। उदयन का सबसे बड़ा काम था पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा की स्थापना। और उसने ये शहर एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे बसाया था। हाँ, गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर। एक तरह का जल दुर्ग। और व्यापार के लिए भी बेहतरीन जगह। और उसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। जी। और यहीं से पाटलिपुत्र भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। तो इस पितृहंता वंश का अंत कैसे हुआ? उदयन के बाद शासक कमजोर थे। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। अच्छा। वो एक अयोग्य शासक था, तो उसके ही एक अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग ने उसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। बिल्कुल। और इस तरह हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। छोटे से महाजनपद को एक विशाल साम्राज्य की नींव में बदल दिया। हाँ, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बिंबिसार की दूरदर्शिता और अजातशत्रु की आक्रामकता दोनों ने मिलकर मगध को उस मुकाम तक पहुंचाया। यह आज के श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। इतिहास में अक्सर राजतंत्र की जीत और गणतंत्र की हार का जिक्र होता है, जैसा वज्जी संघ के साथ हुआ।